हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DNT इंग्लिश क्लासेस। आज का हमारा वीडियो खास है क्योंकि आज इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 का आज हम लोग पहला पोएम करने वाले हैं। इस पोएम में हम सबसे पहले अबाउट द राइटर पढ़ेंगे कि इस पोएम को किन्होंने लिखा है, उनके बारे में पढ़ेंगे एंड देयर आफ्टर हम लोग लाइन बाय लाइन इस पोएम के एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे सो दैट इसका समरी लिखना, ऑब्जेक्टिव करना या क्वेश्चन आंसर या एक्सट्रैक्ट या फिर किसी भी तरह के इस पोएम से संबंधित क्वेश्चंस को हम हैंडल कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इस पोएम का जो टाइटल है, जो शीर्षक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतमा प्रीतम मैं नहीं जाता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि इस पोएम का थीम लव है। ये पोएम लिखा गया है सेपरेशन को बेस करके, जुदाई के ऊपर में। जब दो प्रेमी बिछड़ते हैं तो बिछड़ने के बाद जिस तरह का फीलिंग होता है, रिएक्शंस होता है, जो सफरिंग्स और पेन होता है, कभी उस प्यार के बिछड़ने के गम में जो दुख होता है उसको इस पोएम के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। और इस पोएम में कभी बता रहे हैं कि इस दुनिया के सच्चे प्रेमी कौन होते हैं। इस पोएम में जॉन डॉन हमें बताएंगे कि सच्चे प्रेमी कौन है और कौन वो प्रेमी हैं जो कभी जुदा नहीं होते। सो लेट अस लर्न अबाउट द पोएट फर्स्ट। John Donne was born in 1572 and died in 1631, the pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical poet. ये कवि भावात्मक, व्यंग्यात्मक कविताओं के लिखने के पायनियर हैं। अगुवाई इन्होंने किया, इन्होंने शुरुआत करा और इन्हें मेटाफिजिकल कवि भी कहा जाता है, आध्यात्मिक कवि भी कहा जाता है। वॉज बॉर्न इन लंडन इनटू अ प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली। जैसे कि हम जानते हैं कि इनका जन्म एक समृद्ध परिवार में, एक प्रॉस्परस रोमन कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ऑफ ट्रेडर्स एट टाइम व्हेन इंग्लैंड वॉज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। जिस समय ये कवि इस कविता को लिखे उस वक्त का वो दौर है, इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था और इंग्लैंड कट्टरपंथी के हाथों में था और जिसके कारण डॉनी को बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ। डॉनी वॉज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जैसे कि ये एंटी कैथोलिक थे, इनको ऑक्सफोर्ड से बिना डिग्री के निकाल दिया गया इनके धर्म के कारण, इनके कैथोलिक होने के कारण। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। इन्होंने कानून पढ़ा, कानून की किताबें पढ़ा, लॉ पढ़ा और थियोलॉजी, ये धर्म विज्ञान के बारे में इन्होंने पढ़ा। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नोबल एक्सपेडिशंस एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल। इन्होंने 2 साहसिक यात्रा भी किए और also participated in 2 naval expeditions and became secretary to a powerful novel। और एक जगह इन्होंने सेक्रेटरी का काम भी किया। He lost a job he lost when he was briefly sent to prison for secretly marrying his patron's niece। और इन्हें वो जॉब भी खोना पड़ा था जब इन्होंने चुपके से अपने जो आश्रयदाता था उनके भतीजी से चुपके से शादी, चोरी से, इलीगल ढंग से शादी करने के कारण इन्हें कुछ समय के लिए, फॉर शॉर्ट पीरियड, ब्रीफ पीरियड के लिए इन्हें जेल जाना पड़ा था। इन 1615 एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड द ऑर्डिनेशंस इन द एंग्लियन चर्च एंड सून बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम। और 1615 में इन्होंने
एंग्लिकन चर्च में जाकर इन्होंने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया और उस वक्त के बहुत बड़े धार्मिक गुरु बने, प्रीचर बने अपने समय के। इन लव लिरिसिज्म, ये जो प्रेम गीत है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये एक लव लिरिसिज्म है। डॉन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रियन ट्रेडिशन। ये जो पेट्रियन ट्रेडिशंस ऑफ पोएम होते हैं, जॉन डॉन ने इस रिदम को तोड़ दिया और इन्होंने एक नई शुरुआत किया। इस प्रेम गीत को इन्होंने भावनाओं के माध्यम से व्यक्त किया। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलोक्वल टोन, इन्होंने इस भावनाओं को बोलचाल के माध्यम से कॉलोक्वल वे में इन्होंने प्रेजेंट करने का कोशिश किया। His love poems uses the latest discoveries of science and geography to hammer home a point and combine passions with the verbal and intellectual teasing. इनकी कविताओं में लेटेस्ट डिस्कवरीज का अंश दिखता है, साइंस का, ज्योग्राफी का, और ये बहुत ही इसमें कॉम्बिनेशन होता है इंटेलेक्चुअल और वर्बल। डॉन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। क्वेश्चन हो सकता है ऑब्जेक्टिव कि जॉन डॉन क्या चीज के लिए फेमस है? जॉन डॉन सोनेट के लिए फेमस है। सोनेट 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड सोनेट। 14 लाइन की कविताओं को सोनेट कहा जाता है। सैटायर एंड एलिगीज, सैटायर कहते हैं व्यंग्यात्मक को, चुटकुला को, और एलिजीज कहते हैं शोक गीत को, दुखद गीत को एलिजीज कहते हैं, और समन्स कहते हैं प्रवचन को, कथा को। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्स मीटर्स, ये जो वास्तविक, ये जो काव्य की रचनाएं हैं, हार्स मीटर्स का मतलब हुआ नीरस छंद, और स्ट्रेंज एंड विस्मिकल इमेज का मतलब हुआ कृत्रिम कल्पनाएं, कैरेक्टराइजेस ऑल हिज पोएटिक क्रिएशंस। ये चीज़ें इनकी जो काव्य रचनाएं हैं उसको दर्शाता है। अब हम इस पोएम के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये पोएम, जैसे कि मैंने कहा कि हमारे कवि जॉन डॉन अपनी पत्नी से बिछड़ रहे हैं। ये उनसे बिछड़कर किसी दूसरे कॉन्टिनेंट, किसी दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं, और अपनों से जब हम बिछड़ते हैं तो क्या दुख होता है, क्या पेन होता है, कभी यहाँ पर फील कर रहे हैं, और इस पोएम के माध्यम से हम रीडर्स को भी फील करने का मौका मिल रहा है। कभी जाना चाहते हैं लेकिन इनकी पत्नी, इनकी वाइफ एंड मोर इनको नहीं जाने देती है। कभी अपने प्रेमिका से बहुत प्यार करते हैं, ये कह रहे हैं कि ये अपने प्रेमिका के बगैर नहीं जी सकते हैं, जुदा होकर नहीं रह सकते हैं, और फिर कभी ना कभी इंसान को जुदा होना पड़ता है बहुत सारी ज़रूरतों के कारण। अगर एक व्यक्ति घर से कहीं ना निकले, कहीं ना जाए, फिर इसके जीवन के बहुत सारे कार्य अधूरे रह जाते हैं। अपने कार्य को पूरा करने के लिए हमें घर से दूर, अपनों से दूर जाना पड़ता है। और कभी जैसे कि हमें मालूम कि वो जर्मनी जा रहे हैं, और यहाँ उनकी पत्नी का विलाप करने का मतलब स्पष्ट है कि उनकी पत्नी को शक है, डर है कि कहीं हमारे पति के साथ कुछ अनटुवर्ड इंसिडेंट्स, जो अप्रिय घटना है, कुछ दुखद बात न हो जाए। क्योंकि जब घर से लोग दूर जाते हैं तो कभी कभी उनके साथ बैड इंसिडेंट्स, बुरा घटना भी हो जाता है, क्योंकि इंसान को क्या पता कि अगले पल क्या होने वाला है। ये स्वाभाविक सा बात है, ये कॉमन चीज़ है। कभी अपने वाइफ एंड मोर को भरोसा दिला रहे हैं, सांत्वना दिला रहे हैं कि प्रियतमा मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूं, और
उनकी पत्नी विलाप कर रही है और वो अपने पति को रोकने की प्रयास कर रही है कि ये यात्रा न हो पाए। पोएम का लाइंस, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय प्रीतम मैं नहीं जाता हूं। यहां आई डू नॉट गो का मतलब मैं नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे पास ही हूं। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, फॉर वियरीनेस ऑफ दी, कभी कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्यार से उबकर, मैं तुमसे दुखी होकर मैं जा रहा हूं, ऐसा नहीं है। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, ना ही इस आशा से कि ये दुनिया मुझे तुमसे बेहतर प्यार करेगी, या फिर मुझे इस दुनिया में तुमसे बेहतर कुछ प्यार मिल गया है, कोई मिल गया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, ये भी नहीं है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट्स बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। हमें इस पोएम में कुछ ओल्ड इंग्लिश देखने को मिला। गो का स्पेलिंग GOE है, अभी GO है। यहां पर फिटर का मतलब हुआ बेटर, बेहतर। DYE डाई, जो DIE है, डाई का मतलब मरना। टिस बेस्ट का मतलब इट इज बेस्ट। तो इस पोएम में कुछ ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड स्पेलिंग, ओल्ड वर्ड्स यूज्ड हुए हैं जो आज मॉडर्न इंग्लिश में वो बदल गया है। हम एक एक वर्ड को जान लेते हैं कि क्या इसका मीनिंग है। कभी कहना चाहते हैं कि मैं तुमसे उब गया हूं, इरिटेट हो गया हूं, इसलिए जा रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। या फिर मुझे तुमसे बेहतर कोई मिल गया है, ये भी नहीं रीजन है। देखिए आज ये चीज ऐसा देखने को मिलता है। ये कविता 17वीं शताब्दी में लिखा गया था और आज हम लोग 21वीं सदी में हैं। आज ऐसा होता है कि लोग अपने एक चाहने वालों को छोड़कर किसी और के पीछे हो जाते हैं, लेकिन कवि के केस में ऐसा नहीं है। कवि कहते हैं, बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाई फेंट डेथ्स टू डाई। कवि कहते हैं कि एक दिन तो मुझे मर ही जाना है। कभी यहां पर डेथ को लाए है, जो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, अनइनवाइटेबल चीज है, जिसका आना बिल्कुल तय है। डेथ विल डेफिनेटली कम व्हेन इट इज टू कम। वी कैन नॉट अवॉइड, वी कैन नॉट एस्केप फ्रॉम डेथ। हम मौत से पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो कभी कह रहे हैं कि मुझे तो एक दिन मरना ही है। यहां मरने के मतलब बिछड़ने से है, क्योंकि जो रियल सेपरेशंस लोगों का होता है वो मरने के बाद, तो मरना भी एक तरह का जुदाई है। कभी कहना है कि एक दिन तो मुझे मर ही जाना है, तो क्यों ना मैं अपने मौत को बहाना बनाकर खुद के मन को बहला लूं। वो कहते हैं, दस बाय फेंड डेथ्स टू डाई, फेंड डेथ्स टू डाई। वो उस इटर्नल जर्नी पर जाने की बात कर रहे हैं, उस मौत की यात्रा पर जाने की बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि इसे एक नाटक समझ लो, इसे एक तरह का मजाक समझ लो। ऐसा मान लेते हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में नहीं हूं। कभी उस चीज को फील करवाना चाहते हैं जो एक प्रेमी जब अपने प्रेमिका से जुदा हो जाता है, वो जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो उनकी प्रेमिका पर क्या होता है, वो उस चीज को वो महसूस करना चाहते हैं। दस बाय फेंट डेथ्स टू डाई। कभी बार बार अपनी पत्नी को भरोसा दिला रहे हैं कि वो अपने प्रेमिका से जुदा नहीं हो रहे हैं। कभी आगे कहते हैं, yesterday night the sunny went hence and yet is here today. He hath no desire nor sense
nor half so sought away. कभी कहते हैं कि कभी यहां पर अपने प्रेमिका को समझाना चाहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि देखो तुम मेरे वापस आने को लेकर ज्यादा चिंतित मत हो। क्या तुमने देखा नहीं, सनी का मतलब सन वेंट हेंस एंड येट इज हेयर टुडे। सूर्य आता है, दिन भर रहने के बाद शाम को ढल जाता है और फिर अगले दिन सुबह आ जाता है सूर्य। कहा कि क्या तुमने सूर्य को नहीं देखा कि सूर्य धरती पे आया, आने के बाद चला गया और कल चला गया और फिर आज देखो आज यहां है। He hath no desire nor sense. कहा कि सूर्य के पास ना तो इच्छाएं हैं और ना ही उसके पास समझ है, सेंस है। कभी कहना चाहते हैं कि सूर्य के पास तो कोई प्रेरणा नहीं है, उसके पास तो कोई वापस आने का रीजन नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्रतीक्षा नहीं करता रहता है। लेकिन मेरे पास तो डिजायर है जो सूर्य के पास नहीं है। मेरे पास तुम हो, लव हो। वो कहते हैं नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे। देखिए उसके रास्ते भी शॉर्टकट नहीं है, उसे पूरा करना होता है। और कभी कहना चाहते हैं कि देखो उसके पास तो हाफ भी नहीं है, नॉर हाफ सो सॉर्ट अवे। कभी कहते हैं हम तो आधे रास्ते से भी वापस आ सकते हैं। इनका क्या है, क्यों वापस आ सकते हैं? क्योंकि इनकी जो प्रेमिका है, उनका जो प्यार है, वो इनको खींचकर वापस ला सकता है। सूर्य के पास न वो डिजायर है, न वो सेंस है, और ना ही उसके पास बेटर हाफ है। बेटर हाफ का मतलब होता है अर्धांगिनी, वाइफ। कभी के पास वो है और हमारे सन के पास वो नहीं है। कभी अपने आने की बात को और मजबूत करते हैं कि मेरे पास बहुत सारे रीजंस हैं कि मैं तुम्हारे पास बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। देन फियर ई नॉट मी। देखो तुम मुझसे डरो मत, तुम मेरी यात्रा को लेकर किसी भी तरह का संशय मन में मत उत्पन्न करो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। कभी कहते हैं कि मेरा विश्वास करो, मुझ पे शक मत करो, मुझ पे भरोसा करो कि मैं सूर्य से भी ज्यादा गति से यात्रा करके मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। मैं अपना रिटर्न जर्नी पूरा करूंगा। और उसका कारण बताते हैं कि मेरे पास मोर विंग्स एंड स्पर्स है। मोर विंग्स एंड स्पर्स का मतलब यहां वो अपने लव और हैप्पीनेस की बात को बताना चाहते हैं। वो अपनी प्रेरणा को बताना चाहते हैं, वो अपनी इच्छाओं को बताना चाहते हैं कि मेरे पास तो ये हैं। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। कवि का मन तो उनके प्रेमिका के पास है और वो उनकी जो जान है, उनका जो लाइफ है, उनकी लाइफ का जो बेस्ट पार्ट है वो उनके प्रेमिका के पास है। और फिर हमारे कभी दूर रहकर भी नहीं रह सकते और उनका आना तय है कि वो आएंगे अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। और वो अपनी पत्नी का वहां पर ये परसुएट करने की, उसे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि प्लीज डोंट फियर अबाउट माई जर्नी। आगे कहते हैं, बहुत ही सुंदर लाइन है, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैनॉट एड अनदर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल। How, oh how feeble man's power is.
देखिए, आदमी बहुत ही मजबूर होता है, आदमी बहुत ही लाचार होता है, इंसान को समय के आगे कुछ नहीं चलता है, समय बलवान होता है। टाइम इज द ग्रेटेस्ट लेवलर। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर इंसान के जीवन में कुछ बढ़िया पल, खुशी के पल, कुछ खुदकिस्मती आता है, जब कैनॉट एड अनदर आवर, वो खुशी के पल बहुत जल्द गुजर जाता है, पता नहीं चलता है। अच्छे समय का गुजरना पता ही नहीं चलता है कि कब निकल जाता है। जैसे जब हम दुख में होते हैं, बुरे समय में होते हैं, तो एक एक निकलना, एक एक पल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी तरह खुशी के समय पता ही नहीं चलता है कि कितना जल्दी गुजर गया। हम उस खोए हुए पल को, हम उस खुशी के क्षण को और नहीं बढ़ा सकते, इतना हमारे पास शक्ति नहीं होता है, मानवों के पास शक्ति नहीं होता है कि वो अपने खुशी के उस लम्हों को और बढ़ा दे, या फिर वो जो समय बीत गया है इंसान उसे दोबारा ला सके। कोई लौटा दे मेरा खोया हुआ पल, ये इम्पॉसिबल है। इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल टू रिकॉल दोज टाइम एंड मोमेंट्स व्हिच इज गॉन बाय। तो कभी यहां पर इंसानों की असमर्थता के बारे में बताते हैं, इनेबिलिटी के बारे में बताते हैं कि इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, ना वो समय को बढ़ा सकता है, न वो समय के पीछे जा सकता है। इंसान को टाइम के साथ पैरेलल होकर चलना पड़ता है, और ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। बट कम बैड चांस, देखिए, हैप्पीनेस एंड सॉरोज आर वेरी ऑब्वियस इन आवर लाइफ। जब इंसान के समय खराब हो जाता है, इंसान का जब बदकिस्मती आता है, एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी शक्ति को उस बदकिस्मती को, उस बैड लक को दे देते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, हम इसको और लंबा कर देते हैं, हम उस दुख को और बढ़ा देते हैं, चिंता करके, सोच सोच के दुखी होकर हम दुख को और बढ़ा देते हैं, बजाय इसके कि हमें और ऊर्जावान होकर उन दुखों से लड़ना चाहिए, हम अपने दुख को बढ़ा देते हैं। रोने से, दुखी होने से, चिंता करने से और दुख का बढ़ जाना होता है। इट सेल्व्स ours to advance, और इस दुखों का हमारे ऊपर एडवांटेज हो जाता है, ये हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और हम इंसान को ये दुख और निर्बल और कमजोर बना देता है। कभी जॉन डॉन कहना चाहते हैं कि मनुष्य का शक्ति बहुत कमजोर होता है, समय के आगे मनुष्य का कुछ भी नहीं चलता है। अगले स्टैंजा में कवि कहते हैं, When thou sighest not windy, but sighest my soul away। इस स्टैंजा में कवि अपने उस प्यार की गहराई को बताना चाहते हैं कि अपने प्रेमिका के लिए उनके दिल में कितना प्यार है। कवि इस स्टैंजा के माध्यम से कहना चाहते हैं कि लव इज पावरफुल, प्यार बहुत ही शक्तिशाली होता है। कभी कहते हैं कि व्हेन दाउ का मतलब होता है यू साइस्ट, जब तुम कराहती हो, जब तुम आहें भरती हो, दाउ साइस्ट नॉट विंडी, कहता है कि तुम्हारे आहों से वो हवा नहीं होता है, उस आहों से मेरे
रूह, मेरा जो आत्मा है वो निकल जाता है। बट साइस्ट माई सोल अवे, कहता है वो हवा नहीं, वो मेरी आत्मा है जो तुम्हारी आहें भरने से निकलता है, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तुम्हारे पास है। मेरा दिल, मेरा जान, मेरा प्राण, सब कुछ तुम्हारे पास है। तो तुम जब रोती हो, तुम जब कराहती हो, तो मेरी आत्मा का, मेरी रूह का निकल जाना होता है। When thou weepest, जब तुम रोती हो, अनकाइंडली केन, बेवजह का रोना, तुम्हारे इस रोने से my life's blood doth decay, ये उस प्यार का प्रभाव है कि कभी कहते हैं कि जब तुम रोती हो तो मेरा ये जो लाइफ नरिशेस ब्लड है हमारे अंदर, वो पानी हो जाता है, वो बेकार हो जाता है। इट कैनॉट बी, इट कैनॉट बी दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट। ऐसा नहीं है कि तुम जैसा कि कहती हो कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, ऐसा नहीं है। इफ इन थाइन माई लाइफ द वेस्ट, ऐसे मान लो कि तुम्हारे पास मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो मेरा दिल है, जो मेरा आत्मा है, जो मेरा प्राण है, वो तुम्हारे पास है। इफ इन थाइन माई लाइफ द वेस्ट, और ऐसे में तुम मेरे लाइफ को रियून कर रही हो, डैमेज कर रही हो। ऐसे में रो करके, बिलाप करके, दुख प्रकट करके तुम मेरे आत्मा को, जो सबसे मेरा प्रिय चीज जो तुम्हारे पास है, तुम उसको दुखी करती हो, तुम मुझे दुखी करती हो, तुम अपना टाइम वेस्ट करती हो और साथ साथ हमारा भी टाइम वेस्ट करती हो। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। कभी कहते हैं कि इस नैसर्गिक दिल को और दुखी मत होने दो, इन आंखों को और नम मत होने दो। उन अनहोनी के बारे में पहले सोच सोचकर, देखिए कभी यात्रा पे जा रहे हैं और अगर हम, जैसे इनकी वाइफ एन मोरे सोच रही है कि इनके साथ कहीं गलत हो जाए, हमारा पति कहीं वापस नहीं आए, कभी कहना चाहते हैं कि इस तरह की भावनाओं को, इस तरह के बुरे विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में, अपने मन में मत आने दो। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट वी आर बर्न्ट असाइड टू स्लीप। आगे कहते हैं कि लेट नॉट द डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। वो कहते हैं कि तुम मेरे बारे में कोई भी ऐसी बुरी बातें मत सोचो, उन अनहोनी के बारे में, उन ओमेंस के बारे में मत सोचो। डेस्टिनी मे टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। कहता है कि हो सकता है कहीं कि भाग्य तुम्हारा साथ दे दे और तुम जो सोच रही हो वो सच हो जाए। बट थिंक दैट वी आर टर्न्ड असाइड टू स्लीप। कभी कहना चाहते हैं कि ऐसे सोचो कि मैं तुमसे बिछड़ा ही नहीं, मैं गया ही नहीं, मैं तो तुम्हारे पास हूं। देखिए, जिस तरह से हम सोचते हैं उसी तरह से हमारे मन के अंदर में विचार उत्पन्न होता है। कभी कहते हैं कि तुम ऐसे सोचो ही नहीं कि हम तुमसे बिछड़ गए, हम तो तुम्हारे पास हैं। कभी कहते हैं ऐसे सोचो
जैसे हम लोग करवटें बदल कर सोए हुए हैं, हम हैं पास पास, बहुत करीब, हम एक ही साथ लेटे हुए हैं, लेकिन जैसे कि हमारा करवटें अलग अलग है, हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। जब हम किसी बुरे चीज के बारे में सोचते हैं तो हम बुरे चीजों को होने का निमंत्रण देते हैं, इनवाइट करते हैं। इसलिए कभी कहते हैं कि उन बुरी भावनाओं को दिमाग से निकाल दो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाग्य तुम्हारे उन बुराई वाले सोचों को कहीं पूरा ना कर दे और कोई अनहोनी ना हो जाए। कभी इस लास्ट लाइन में कहे that are but turned aside to sleep, हमने बिछड़ा नहीं, हम तुम्हारे पास हैं, हम तुम्हारे मन में हैं, हम तुम्हारे सोच में हैं। कभी इस पोएम का अंतिम लाइन में बताते हैं कि इस दुनिया में कौन प्रेमी है जो अमर है, वो मरकर भी कभी जुदा नहीं हुए और न होंगे। कभी कहते हैं they who one another keep alive never parted be। कभी उन सच्चे प्रेमी की बात करते हैं, कहते हैं कि जो एक दूसरे के दिलों में जिंदा रहते हैं, जो एक दूसरे के मन में रहते हैं, आत्मा में बसते हैं, सोच में होते हैं। भला ऐसे प्रेमी कैसे बिछड़ सकते हैं? कभी कहते हैं कि वो अमर है, वो कभी बिछड़ नहीं सकते। इस तरह से हमने इस पोएम का लाइन बाय लाइन समरी देखा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस कविता का थीम हमने क्या देखा, लव, और उस लव में जो सेपरेशन होता है, जो पेन होता है, कवि अपने इस कविता के माध्यम से उसको बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करने की कोशिश किए हैं। ये पूरा कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो बाय जॉन डॉन 40 लाइन की कविता है, 40 लाइन्स, और इसको 5 स्टेंजा में बांटा गया है। ईच स्टेंजा कंटेन्स 8 लाइन्स, हर स्टेंजा में 8 लाइन है, 8 पंचे 40 लाइन का ये पोएम है। इस पोएम में हमने देखा कि जॉन डॉन साहब जर्मनी की यात्रा करना जाते हैं, और वो जब वो यात्रा करने पे होते हैं तो उनकी वाइफ उन्हें नहीं जाने देती है, और कभी उन्हीं को कंसोल करने के लिए इस कविता को लिखते हैं, सांत्वना के लिए, भरोसा दिलाने के लिए कि वो वापस आ जाएंगे। और इस कविता में उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़, जैसे कि सन से कंपेयर किया, जैसे कि उन्होंने डेथ को लाया, और उन्होंने एक दूसरे की जो फीलिंग्स है, जो एक दूसरे का जो रिस्पेक्ट और रिगार्ड है, उसको हमेशा बना करके रखने की बात कहा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और साथ में मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और डेफिनेटली आप अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि आप भी बढ़िया से कर सकें और दूसरों को भी आप करने के लिए हेल्प कर सकें। थैंक यू, बाय फॉर नाउ।